हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका वार्म वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम देता है 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, और इन सभी कोर्सेज के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। अगर आप हमसे ई बुक्स या ई नोट्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम अपने विज्ञान का पाठ 1 पढ़ रहे थे और पाठ 1 हमारा क्या है? भोजन के घटक। तो हमने भोजन के घटक में क्या क्या पढ़ लिया था? हमने भोजन के बारे में जाना था, भोजन के घटक मतलब कि जो पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में जान लिया था। उन पोषक तत्वों के क्या कार्य होते हैं, उनको क्या कहते हैं और उनके क्या स्रोत होते हैं, हमने उनके बारे में भी जान लिया था। अब आज हम जानने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं संतुलित आहार की और अभावजन्य रोग की। मतलब कि आज की क्लास में हम 2 मेन टॉपिक को कवर करेंगे, जिनमें से पहला टॉपिक है हमारा संतुलित आहार और दूसरा है अभावजन्य रोग। इनको और अच्छे से चलिए आगे जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसकी? संतुलित आहार की। अगर मैं बात करूं बैलेंस डाइट की, इसको बैलेंस डाइट भी कहते हैं। तो आहार तो जो है वो हम सभी लेते हैं, हम जो भोजन खाते हैं उसी को क्या कहते हैं? उसको आहार कहते हैं। लेकिन हमारा आहार कैसा होना चाहिए? हमारा आहार संतुलित होना चाहिए। आप संतुलित का क्या मतलब होता है? आप कहेंगे कि मैम आहार खाया, आहार आपने बोला संतुलित होना चाहिए, पर ये संतुलित कैसे होता है? क्या करना चाहिए कि ये संतुलित हो जाए? तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा? हमने पोषक तत्व पढ़े। अब जो हमने सारे पोषक तत्व पढ़े थे, हमने ये भी पढ़ा कि वो हमारे शरीर के लिए क्या है? जरूरी है, आवश्यक है। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम कार्बोहाइड्रेट उठा के खा लें, विटामिन के जो स्रोत है, बस हमने पपीता उठाया, पपीता खाना स्टार्ट कर दिया। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो आहार है वो कैसा होना चाहिए? वो संतुलित होना चाहिए। मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उसमें वसा भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए, खनिज लवण भी होने चाहिए, वृक्षांश भी होने चाहिए। तो सारे पोषक तत्व जिनके बारे में हमने पढ़ा है वो सभी हमारे आहार में क्या होने चाहिए? सम्मिलित होने चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं? जब हमारा आहार इस तरह का बन जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। हमारे शरीर की उचित वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। तो हमारे अब ये सारे जो पोषक तत्व है, अगर ये हमें उचित मात्रा में संतुलित आहार के रूप में मिल जाते हैं तो ये क्या करेंगे? ये हमारे शरीर के सभी भागों की सही तरीके से वृद्धि करेंगे। जिस आहार में उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व, वृक्षांश और पानी सम्मिलित हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब संतुलित आहार जो मैं अभी बता रही थी वो क्या होते हैं? जिसमें उचित मात्रा में, ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन कम है, वृक्षांश बहुत ज्यादा है, इस तरीके से नहीं। सभी पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्व हैं वो, वृक्षांश और पानी, जल, ये तीनों चीजें जो हैं वो हमारे आहार में अगर उचित मात्रा में है तो उसी आहार को हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। इसके बाद देखते हैं, उचित प्रकार का भोजन करने के साथ साथ भोजन को उचित तरीके से पकाना भी चाहिए जिससे भोजन के पोषक तत्व नष्ट ना हो। अब ये बात कहाँ से आई? ये बात बच्चों ऐसे आती है कि जब हम अपने भोजन को पका रहे होते हैं, क्योंकि हम कच्चा तो खाते नहीं, फल खा सकते हैं कच्चे, लेकिन हम क्या करते हैं? सब्जी ऐसा तो नहीं कि हम लौकी लाए, काटा, रोटी में लगाई और खा लिया, ऐसे खाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं खाते। तो हम क्या करते हैं? हम भोजन को पकाते हैं। भोजन को पकाने का भी एक तरीका होता है। भोजन को अगर हम अधिक मात्रा में बहुत ज्यादा पका देंगे तो क्या होगा? उसके अंदर जो उसके पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, वो क्या करती है? विटामिन को खत्म कर देती है। वो हमारे भोजन में जो भी पोषक तत्व हैं उनको क्या करती है? खत्म कर देती है। तो बहुत अधिक मात्रा में भी भोजन को नहीं पकाना चाहिए या बहुत ज्यादा ऊष्मा के साथ नहीं पकाना चाहिए। इसलिए हम डायरेक्ट आग पे कोई भी खाना नहीं रख देते, हम किसी बर्तन
बर्तन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, आग हमारे बर्तन में जाती है, बर्तन को गर्म करती है, फिर हम उसकी उसका जो ताप होता है उसको हम क्या करते हैं, रेगुलेटर से रेगुलेट करते रहते हैं, मेंटेन करके रखते हैं कि अब थोड़ा सा तेज करना है, अब थोड़ा धीमा करना है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम ऊष्मा का संतुलन बनाए रखते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज भी ना हो, और फिर क्या होता है, हमारा पूरा खाना जल जाता है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि हमें हमारे भोजन को ना सिर्फ ये कि हमने अब संतुलित आहार ले लिया, लेकिन संतुलित आहार बनाया किस तरीके से गया है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा का प्रयोग तो नहीं किया गया है, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारा जो भोजन है वो उचित तरीके से पकाना चाहिए, कम आंच में, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, हल्का सा उसमें कच्चापन होना चाहिए जिससे उसके जो पोषक तत्व हैं वो बने रहें। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए, छिलका उतार कर सब्जियां या फल धोने से भी उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अब जो विटामिन है वो तो उस पूरी चीज के अंदर है। अब हमने क्या किया कि हमने छिलका निकाल दिया, या कुछ लोग क्या करते हैं, सब्जी को काट देते हैं या फल को काट देते हैं और उसके बाद धोते हैं। तो ऐसे इस तरीके से धोने से क्या होगा, इससे जो भी पोषक तत्व, जो भी विटामिन उसके अंदर हैं वो सब क्या हो जाएंगे, पानी के साथ धुल के निकल जाएंगे और वो तो बह जाएंगे। अब बच क्या गया, लास्ट का बिना विटामिन का, जो विटामिन रहेगा पर बहुत कम मात्रा में रहेगा, जो अंदर रहेगा, ऊपर का तो आपने सब निकाल दिया। तो इस तरीके से हमारे जो पोषक तत्व हैं वो हमारे फल और सब्जियों से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो छिलका उतारकर कभी भी सब्जी और फल को हमें नहीं धोना चाहिए, हमें छिलके के पहले ही सब्जी और फलों को बहुत अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर गंदगी नहीं होती बेटा। हम तो वैसे भी क्या करते हैं, छिलका निकाल देते हैं तो वो जो कचरा है वो तो निकल जाता है। तो आप पहले ही उसको अच्छे से धो लो। जब हमने छिलके को धो लिया, फिर छिलका को उतार लिया, उसके बाद जो है उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो तो अब बने रहने चाहिए ना। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट इससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पूरा दिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए सभी तरह के पोषक तत्व ज़रूरी हैं, और कोई भी पोषक तत्व तो ऐसा नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा ले लेना है या बहुत कम ले लेना है, तो ये नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं वसा की बात करूँ तो मैंने कहा कि वसा से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है ना। तो अगर वसा से मोटापा बढ़ता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम वसा खाना ही छोड़ दें। अल्प मात्रा में, एक उचित मात्रा में हमारे शरीर के लिए वसा भी उतना ही आवश्यक है जितना कि बाकी सभी पोषक तत्व है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा, किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि वसा के अत्यधिक सेवन से मोटापे की समस्या हो सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अत्यधिक सेवन से, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा कि वसा को लेना ही नहीं है। वसा अगर हम गलत तरीके से लेते, हम समोसा, चाट, पकौड़ी खाते हैं, अगर हम गलत तरीके से वसा का सेवन कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। और क्या करेगा, हमारे शरीर में फैट बढ़ा देगा, हमारे शरीर पे परतें बना देगा, फैट बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, हम मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया। बढ़े आगे, देखें आगे क्या दिया है। चलिए देखते हैं। अब आ जाते हैं संतुलित आहार। हमने जान लिया संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, हमने ये भी जान लिया संतुलित आहार हमारा कैसा होना चाहिए, उसमें कितने पोषक तत्व होने चाहिए, ये सारी बातें हमने जान ली। अब हम बात करने वाले हैं अभावजन्य रोग की। अब ये अभावजन्य रोग क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो ये जो अभावजन्य रोग होते हैं ये कैसे होते हैं, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। किसी व्यक्ति के, अरे यार यहाँ पे डबल लाइन हो गई, आप देख ही नहीं पाओगे, ऑल क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे है, किसी व्यक्ति के भोजन में किसी भी पोषक तत्व की कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रस्त हो जाता है। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर मेरे भोजन में, समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, मैंने भोजन लिया, मैंने बड़ी अच्छी थाली लगाई, कटोरियाँ सजाई, सब चीज़ें रखी, अब इस भोजन में जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कमी है, या मान लीजिए कि प्रोटीन की कमी है।
मैंने दाल खाना बंद ही कर दिया, मेरे खाने में सब कुछ है पर दाल नहीं है, तो मुझे किसकी कमी हो जाएगी? मुझे प्रोटीन की कमी हो जाएगी। और अगर मेरे शरीर में प्रोटीन की कमी जो है वो एक लंबे समय तक चलती रही तो मुझे क्या होगा? मैं उस पोषक तत्व से क्या हो जाऊंगी? उसके अभाव से ग्रस्त हो जाऊंगी। मेरे शरीर में उसका बहुत ज्यादा अभाव हो जाएगा, बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां, यहाँ पे बिंदु आएगा, ठीक है, विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। तो अब क्या होगा? एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव जो है वो हमारे शरीर में क्या कर सकता है? रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। तो अब क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया मेरे में प्रोटीन की कमी हो गई। अब इसके अलावा भी अगर किसी पोषक तत्व की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो धीरे धीरे वो किसका रूप ले लेगी? धीरे धीरे वो हमारे शरीर में किसी ना किसी विकृति का रूप ले लेगी, किसी ना किसी रोग का रूप ले लेगी। क्यों? अगर विटामिन की कमी है तो हमारे शरीर में अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस कोई भी हमला कर रहा है तो क्या वो लड़ पाएगा? हमारा शरीर नहीं लड़ पाएगा और मुझ में क्या आ जाएंगे? बहुत सारे रोग आ जाएंगे। अगर मैं विटामिन डी की बात करूं, विटामिन डी मुझे नहीं मिल रहा है तो मेरे शरीर में विकृतियां आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि विटामिन डी जो है वो हमारे दांत, अस्थियों के लिए ज़रूरी होता है, तो मेरी अस्थियां, हड्डियां मुड़ने लग जाएंगी, काम नहीं करेंगी, तो इस तरह की विकृतियां आ जाएंगी। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? जब बहुत लंबे टाइम तक किसी एक पोषक तत्व की हमें कमी चली आ रही होती है और फिर उसके बाद वो क्या करता है? एक रोग का रूप ले लेता है। तो ऐसा रोग जो है, जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों के अभाव के कारण काफी समय से चला आ रहा है, वो क्या कहलाता है? अभावजन्य रोग कहलाते हैं। ऐसे रोगों को ही हम क्या बोलते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। भोजन में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त ना होने पर वृद्धि का अवरुद्ध होना। अब इसमें कैसी कैसी चीजें आ जाती हैं? अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा है ही नहीं तो क्या होगा? प्रोटीन क्या करता है? शरीर वर्धक है ना? हमने पढ़ा था ना कि प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है। अब अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो शरीर की वृद्धि हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या होगा? वृद्धि का अवरुद्ध हो जाएगी, वृद्धि वहीं पे रुक जाएगी हमारी। चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां आदि जैसे रोग हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चेहरे पे सूजन दिखने लगेगी, स्वेलिंग दिखने लग जाएगी। और क्या होगा? बालों के रंग का उड़ना, बाल जल्दी सफेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे बालों का जो प्राकृतिक कलर, काला कलर है, वो क्या होगा? जाना शुरू कर देगा। इसके साथ ही हमें त्वचा की बीमारियां होने लग जाएंगी, स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। तो इस तरह की चीजें प्रोटीन की मात्रा ना लेने पर हो जाएगी। तो ऐसे ही किसी भी पोषक तत्व की अगर हमारे शरीर में कमी रहती है तो क्या होगा? हमारा शरीर अभावजन्य रोग से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखिए लिखा है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेकर की जा सकती है। अब अभी हमने क्या पढ़ा था संतुलित आहार के बारे में? संतुलित आहार में क्या था? संतुलित आहार में हमने सभी पोषक तत्वों को ले लिया था, उसकी जो उचित मात्रा थी वो सब हमने अपने संतुलित आहार में रख ली। अब अगर हम संतुलित आहार करेंगे, हमारा जो आहार है, जो हम डेली खाना खाते हैं, अगर वो संतुलित आहार है, अगर वो संतुलित है मतलब कि उसमें सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा उपस्थित है, तो हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कोई कमी नहीं होगी। हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व सही मात्रा में, सही समय पर, सही तरीके से मिलते रहेंगे और उसकी वृद्धि भी नहीं रुकेगी, उसकी ऊर्जा भी नहीं खत्म होगी, है ना। तो इससे क्या होगा? जब हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो रही है तो क्या हमें कोई रोग हो सकता है? हमें कोई विकृति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम अभावजन्य रोग से बच सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे आपको रोग और उनके लक्षण दिए हुए हैं इस टेबल में। अब हम जानते हैं कि अगर हमें किसी पोषक तत्व की कमी होती है, किसी खनिज की कमी होती है या किसी विटामिन से की कमी होती है तो उससे कौन सा रोग हो सकता है और उसके कैसे लक्षण होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए जो है उससे हमें कौन सा रोग हो सकता है? उससे हमको होता है क्षीणता, दृष्टिहीनता। मतलब कि हमारी जो आंखों की रोशनी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। क्षीण होना यानी कम होना, कमजोर होना। तो दृष्टिहीनता आने लगती है, हमको दिखना बंद हो जाता है। ठीक है। अब इसके लक्षण क्या है?
इसके लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे या फिर रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। अब इसमें क्या होगा कि कमजोर दृष्टि हो जाएगी, हमें बहुत कम कम दिखने लगेगा। फिर क्या होगा? हमको अच्छे मोटे मोटे ग्लासेस लग जाएंगे, चश्मा लग जाएगा, है ना। इसके अलावा क्या होगा? रात के टाइम पे या फिर जहाँ पे कम रोशनी है, अंधेरा है, वहां पे दिखाई देना बंद हो जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी तरह से ही दिखना बंद हो जाता है हमको। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B1। अब देखिए मैंने विटामिन बी बताया था कि विटामिन बी जो है वो समूह के रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? B1 की हो रही है, पूरे विटामिन बी की नहीं हो रही है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, बेरी बेरी। तो ये जो बेरी बेरी रोग है ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हमारी जो पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं शरीर की, वो कैसी हो जाती हैं? दुर्बल हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। अब जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं ये कैसी होने लग जाएंगी? जब B1 की कमी होगी तो ये बहुत कमजोर हो जाएंगी। मांसपेशियां कमजोर होती तो क्या होगा? देखिए हमारे शरीर में मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, ये हमें पता है, और मांसपेशियों के द्वारा ही हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं। अगर मैंने इस पेन को पकड़ा हुआ है तो मेरे यहाँ की जो मांसपेशियां हैं वो क्या कर रही हैं? वो अभी दुर्बल नहीं है, बहुत मजबूत है, इसीलिए वो उसे पकड़ पा रही है। अगर ये दुर्बल हो जाएगी तो मैं इस पेन को पकड़ ही नहीं पाऊंगी, मेरी मांसपेशियां काम करना बंद कर देगी। साथ में क्या होता है कि काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। अब अगर हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो भी क्या होने लग जाएगी? धीरे धीरे कम होने लगेगी, और हम किसी भी काम को उतनी ऊर्जा, उतनी एनर्जी के साथ नहीं कर पाएंगे जैसे हम अभी करते हैं। आगे देखते हैं, और आगे हम बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी की कमी से हमको क्या होता है? विटामिन सी की कमी से हमको स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? स्कर्वी रोग जब हमें होता है तो इसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लग जाता है। तो अगर हमें स्कर्वी हो जाता है, विटामिन सी की कमी हो जाती है और स्कर्वी हो जाता है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमको स्कर्वी हो गया है? इसमें क्या होगा कि देखिए हमारे मसूड़ों से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगा? जब हमें कोई घाव लग जाएगा, कोई कट लग जाएगा, चोट लग जाएगी, तो उसको भरने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। अभी क्या होता है, हम गिर गए, हमको लग गई तो क्या होता है, या कट जाते हैं तो वो चोट 1 या 2 दिन के बाद सूख जाती है और धीरे धीरे मतलब बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है, बहुत जल्दी भर जाती है। लेकिन अगर विटामिन सी की कमी हुई, स्कर्वी रोग हो गया, तो फिर क्या होगा? वही सेम घाव भरने में बहुत टाइम लग जाएगा। डेली आप रोज देखोगे कि यार ये तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो सूख ही नहीं रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि स्कर्वी रोग जैसे होता है तो वो घाव भरने में क्या होता है, विटामिन सी की जो कमी होती है वो उस घाव को भरने ही नहीं देती है, और वो काफी लंबे टाइम के बाद जाके ठीक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। और ये रिकेट्स कैसी बीमारी है? इसके क्या लक्षण है? इसमें क्या होता है कि जो अस्थियां हैं वो मुलायम हो जाती हैं, और मुलायम होकर क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अब रिकेट्स की कमी से क्या होता है कि जो हमारे शरीर की अस्थियां हैं, जो हमारे शरीर को एक शेप देती है, हड्डियां हैं, ये क्या होती हैं? ये मुलायम हो जाती हैं उसकी कमी से। और मुलायम होने के बाद क्या होता है, जब ये मुलायम हो गई तो ये आसानी से मुड़ जाती हैं। आपने एक फोटो देखी होगी, अगर आपको दी होगी, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, ऐसा नहीं बनाती हूँ, दूसरे तरह का बच्चा बनाती हूँ, क्योंकि इसके तो पैर ही नहीं पता चल रहे। ऐसा बच्चा तो हो जिसके पैर हों, ठीक है। अब अगर मैं इस बच्चे की बात करूं तो इसके पैर अभी सीधे हैं, लेकिन अगर इसे रिकेट्स हो जाता है, अगर इसके पैरों की हड्डियां मान लीजिए जो अस्थियां हैं यहाँ की मुलायम हो जाती हैं, तो क्या होगा? तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो मुलायम हड्डियां हैं ये किस तरह से, ये कुछ इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो है कुछ ऐसे शेप में, ये सीधी नहीं खड़ी हो पाती। ये क्या होती हैं? क्योंकि ये कमजोर हो जाती हैं अस्थियां, और जब ये कमजोर हो जाती हैं तो ये कैसी हो जाती है? मुलायम हो जाती हैं, और मुलायम होने की वजह से क्या होगी? हल्की सी मुड़ जाती हैं, और इस तरीके से हमारे पैर दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन डी की कमी से होता है, और इस बीमारी को क्या कहते हैं? इसको रिकेट्स कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा एक खनिज है, विटामिन नहीं, एक खनिज है जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है, या कैल्शियम, वैसे कैल्शियम कहते हैं इसे, कैल्शियम जो होता है ये क्या करता है, अस्थियां और दंतक्षय, इससे क्या होता है, कौन से रोग होते हैं, ये हमारे अस्थियों पर असर डालता है, और दंतक्षय मतलब कि हमारे दांतों को खराब करता है, दांतों में क्षय लाता है। अब इसके लक्षण क्या है देखिए, क्योंकि अस्थियों पे काम करता है, अस्थियों से जुड़े हुए रोग हमको देता है, तो इसमें क्या हो जाता है, हमारी अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, और दंतक्षय मतलब कि हमारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे आसानी से, है ना, हमें कैविटी जो होती है, कैविटी हो जाएगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, दंत मतलब दांतों में एक तरह की क्षति पहुंचाता है ये। तो और क्या होता है, कमजोर अस्थियां, हमारी जो हड्डियां हैं कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आपने सुना भी होगा कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें किसका सबसे ज़्यादा मतलब सेवन करना चाहिए, कैल्शियम का करना चाहिए। और कैल्शियम के अगर हम स्रोतों की बात करें तो कौन कौन से, दूध, घी, पनीर, इन सभी को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आयोडीन की। आयोडीन भी क्या है, ये भी एक तरह का खनिज है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, अगर हम बात करें आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अभी घेंघा क्या होता है, गॉइटर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉइटर। ये जो घेंघा होता है इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। देखिए जो घेंघा की मैं बात कर रही हूँ, इसमें क्या होता है कि गले में हमारी जो एक ग्रंथि होती है उसमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा हमें फूला हुआ सा दिखने लग जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, घेंघा कहते हैं। दूसरी चीज, बच्चों में क्या होता है, मानसिक विकलांगता आ जाती है। अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी है तो बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है, और बच्चों में मानसिक विकलांगता आने का अर्थ क्या हुआ कि मानसिक रूप से बच्चे जो हैं, जैसे हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो खो देते हैं, ठीक है, हमें क्या बोलना है, बोलने की भी जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे जाने लगती है। सारी चीज़ हमारी किससे जुड़ी होती है, हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। और अगर हमारे मस्तिष्क पर कोई प्रभाव पड़ता है किसी भी तरह का, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर देखने को मिलता है। तो अगर हम मानसिक रूप से विकलांग होंगे, या कोई भी बच्चा अगर मानसिक रूप से विकलांग होता है, तो उसका असर उसके पूरे शरीर पर दिखाई देगा। अब बात करते हैं लोह की। लोह भी एक तरह का क्या है, खनिज है, आयरन, जिसकी हमने बात की थी। इससे क्या होता है, इससे हमको अरक्तता की बीमारी हो जाती है। इससे कौन सा रोग होता है, अरक्तता होता है। अरक्तता क्या होता है, एनीमिया, अगर आपने सुना होगा एनीमिया, मतलब कि इसमें क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, और इसके लक्षण क्या है, कमजोरी। तो अरक्तता मतलब कि अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी हो गई है तो क्या होगा, हमको कमजोरी आ जाएगी, हमको वीकनेस आ जाएगी, और क्या होगा, हमको चक्कर आने लगेंगे, हम घर पे दिन भर बेड पे पड़े रहेंगे, कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा, कोई काम हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें क्या, कमजोरी आएगी। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या थे, हमारे अभावजन्य रोग थे, ठीक है। और किन किन विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक लोगों के बारे में मैं बात करूँगी। ये जो लोगो है ये है फसई का लोगो, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो हमारी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये फूड सेफ्टी और उसका स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए एक इन्होंने लोगो बनाया, एक मानक बनाया हुआ है। फसई मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है, जो कि आपको दिख रहा है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकृत का अर्थ है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक के पोषक तत्वों को उत्तम बनाना। अब इसका काम क्या है, ये जो है ये जो हमारी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिसे लागू किया है, ये क्या करता है कि जो कुछ खाद्य पदार्थ हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनकी क्या करता है, इनके जो पोषक तत्व हैं उनको उत्तम बनाने का काम करता है। ये क्या करता है, ये बताता है कि ये सारे खाद्य पदार्थों में हमें जो पोषक तत्व हैं, हमारे जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो आवश्यक रूप से होने चाहिए, उनकी सेफ्टी का, उनके स्टैंडर्ड का ख्याल रखता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है, पार्ट 1 जो है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। और इन सब की उम्मीद करती हूँ कि आप सबने इनके नोट्स बना लिए होंगे, तो अब इनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी जल्दी से, और इन सारी चीज़ों को एक बार रिवीजन भी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।
तब तक के लिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और ऐप से। मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। हमारे पास आपके लिए कई सारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में भी मिल जाते हैं, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये सारे कोर्स मिलते हैं आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। इसके अलावा अगर आप हमसे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।